हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस का जो प्रकाश चैप्टर चल रहा था। उसमें मैंने आपको शायद दर्पण तक पढ़ा दिया था। अब बेटा दर्पण मैंने बताया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना? इतना बताया नहीं बताया था? कॉपी खोलो देखो, उसके आगे कहानी समझो। बेटा ये दर्पण, ये जो दर्पण होता है ना, इसमें दर्पण में हमारा फोटो बनता है। अब फोटो कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनता है, इसके लिए एक चित्र बनाने पड़ते हैं। तो पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, अगर किसी को याद हो तो ये बात ध्यान होगी। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण और ये हमारा उत्तल दर्पण। हमने कहा था जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन हो, लाइट वापस आए, तो बेटा हम उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। ये उत्तल है। और जिसके निचली सतह से परावर्तन हो उसे अवतल दर्पण। इतनी बात बताए थे नहीं बताए थे? इनके उपयोग समझ लो बेटा, पेपर में आता है, एक क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग बनाओ, बताओ। अवतल दर्पण के दो उपयोग, पहला बेटा लिखिए आप, दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अरे सर यस, धड़ धड़, ठीक है। दूसरा, इसे डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर इसे अपनी टॉर्च में लगा लेते हैं। हैं सर? हाँ, यह डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वो दिखे वैसे देखते हैं, दांत में घुसा देंगे, दांत दर्द हो रही है, लो देख ले देख ले। तो चलो वो वाला मशीन, चलो ठीक है, समझ रहे हो। तो अब ये दो उपयोग मैंने आपको बता दी, ये दो उपयोग आप बहुत अच्छे से याद रखिए। बाकी तीसरा भी बताइए सर। सोलर कुकर जानते हो? सोलर कुकर, सूर्य के प्रकाश में जो मतलब एक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हुए सोलर कुकर भी बनाया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में। तो पहला उपयोग दाढ़ी बनाने में, सर लिख दीजिए, ये दाढ़ी मुझसे गलत हो सकता है, दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो? डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, डॉक्टर। आप में से किसको डॉक्टर बनना, लिखिएगा। इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका बाद सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर, कुकर लिख देता हूँ, कुकर बेटा, कुकर लिख लेना दो। सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पेपर दो ही आते हैं, अब तीन लिख दिएगा। इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, एक बात ये लिख देंगे। सर उत्तल का भी तो आता है, लिखो उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है बालक? उत्तल दर्पण का पहला उपयोग ये है, बेटा आपने देखा होगा कभी कभी गाड़ी चलाने, ट्रक जो चलाता है, कार चलाता है, उसके साइड में एक शीशा लगा रहता है, पीछे की बेटा सीधी दिखाई देती पिक्चर, पीछे क्या आ रहा है। अरे मोटरसाइकिल सब में लगा होता है दो शीशा ना, बैक साइड देखने के लिए, सब समझ गए होगे तुम लोग। तो बेटा यह कार, ट्रक, बाइक, इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए हो। दूसरा प्रयोग स्ट्रीट लाइट जो होती है, रात में जो अंधेरे में बच्चा पढ़ता है, ध्यान रखो उजाला लगा के, स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग ट्रैफिक में किया जाता है। सीधी प्रतिबिंब बनाता है ना, ये कैसा बनाता है उत्तल दर्पण? सीधी प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधी प्रतिबिंब बनता है, इस वजह से याद रखो उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और ई भाई साहब अधिकतर प्रतिबिंब सब उल्टा बनाते हैं। हाँ, इनकी बात ध्यान रखियो। तो बेटा आपको समझ में आया उत्तल दर्पण के मैंने उपयोग बता दिए, आपको मैंने बता दिए उपयोग किसके? अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के। ये उत्तल के दर्पण या अवतल दर्पण के। तो एक 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये कवर हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? बता देना समझ में आया हो, ठीक है। अब बालक हम समझाने जा रहे थे आपको इमेज का कंसेप्ट है। देखिए बेटा, इमेज बनाने के लिए पटरी पेन तो निकाल लिए, लेकिन मैं आपको वक्त दे सकता हूँ या फिर उनको बनाने के लिए एक सटीक तरीके से मैं एक लेक्चर 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का बना के दे दूंगा कि वो डायग्राम कैसे बनाऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ऐसे तो आप लोग गड़बड़िया दोगे, अगर लेक्चर में बताऊंगा तो और गड़बड़िया दोगे। तो मैं बता दे रहा हूँ एक्चुअली में स्ट्रक्चर बनता कैसे डालो अवतल दर्पण में। अच्छा, इसे मैं फाइल लास्ट में बताता हूँ, पहले कुछ बातें समझ लो। और देखो अवतल दर्पण, कौन कौन सा दर्पण है आपके पास? अवतल दर्पण, ठीक। दूसरा बेटा आपका उत्तल दर्पण, ठीक। तो हमने इनके उपयोग तो जान लिए, ठीक है। अब इनकी इमेज फॉर्मेशन यानी इनके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, ये जानकारी भी मैं आपको देंगे। लेकिन एक बात समझिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए ई है आपका कौन सा दर्पण,
ई है आपका अवतल दर्पण, ठीक। ई है बेटा आपका पोल, क्या है बेटा? पोल, इसे ध्रुव बोलते हैं, ठीक। ये है बेटा आपका फोकस, ये है बेटा वक्रता केंद्र, ठीक। वक्रता केंद्र मतलब जिस खोखले गोले को काट कर, इस खोखले गोले को काट कर यह दर्पण बनाया गया था, इस खोखले गोले को काट कर यह दर्पण बनाया गया था बेटा, इसी को क्या कहा गया था? इससे ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, ये वक्रता केंद्र होता है, ये वक्रता केंद्र मैंने गोला घूम के ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ठीक बेटा। होता क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए एक सूत्र होता है, जो मैं आपको समझाने ध्यान दीजिए, बहुत फोकस करिएगा। मान लो कोई वस्तु है और उसको दर्पण से, अरे यार सीधा बन जा, मान लो उसको दर्पण से मैंने ऐसे करके यहाँ पर रख दिया, ये वस्तु है, इसका नाम है AB। एक वस्तु है, ये क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी, इसकी वस्तु की दर्पण से दूरी को बेटा U कहा जाता है। पहला बात ध्यान रखें आप। अब जो बातें बता रहा हूँ थोड़ा साफ समझ कर पीछे करके आराम से समझो। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर U क्या है, V क्या है, F क्या है। पेपर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि U V F में संबंध बताइए। पेपर में यही आएगा 2 नंबर में, संबंध बताइए, ये क्वेश्चन आएगा। UVF में क्या बताइए? संबंध बताइए। कैसे होता है? देखो, वस्तु की दर्पण से दूरी को क्या कहते हैं बेटा? U कहते हैं। क्या कहते हैं? U। और इसके द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है, यहां मान लो कहीं प्रतिबिंब बना है, ऐसा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी, मान लो यहाँ प्रतिबिंब बना है, ये दर्पण से है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? V कहते हैं। क्या कहते हैं? V कहते हैं। मतलब समझो, वस्तु की दर्पण से दूरी U, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी V, और दर्पण की फोकस दूरी F। 3 चीजें हैं बेटा। U क्या है सर? ये वस्तु की दर्पण से दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ये दर्पण की फोकस दूरी होता है। और इनमें जो रिलेशन आता है बेटा वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये आता है बेटा आपका सूत्र। पेपर में आता है अगर तो UVF में संबंध बताइए तो कहना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बेटा फिर बताना, जहां इन दोनों के लिए सेम है ये बात, जहां U वस्तु की दर्पण से दूरी है, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की जहां प्रतिबिंब बनना है उसकी दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, फिर F दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ये बेटा संबंध आपने लिख लिया दोनों के केस में ये बात, ठीक है। अब एक बात समझिए आप लोग, मिटा दे, पॉज करके नोट कर लो। अब एक बात समझते हैं कि न्यूमेरिकल आता कैसे है, बच्चा कर काहे नहीं पाता है। पूरी बात समझाता हूँ मैं आपको बेटा। देखो, मैं आपको बहुत स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूँ, आपको नॉर्मल चीज बता रहा हूँ जो आपको सामान्य तरीके समझ में आ जाए। हैं मतलब हवा में बताते चले जाए, एकदम नाले से दे दे तो नाले में कूद जाओ तुम लोग, ऐसा नहीं करेंगे हम। अभी जो समय आएगा तो वो भी बताऊंगा। अब ये है बेटा, देखो बेटा, अब मतलब फिर अवतल तो दोनों सेम तो है, उनके लिए कुछ वैल्यू बदलती होंगी। तो देखो बेटा, अवतल दर्पण हेतु क्या होगा, ध्यान रखें, बहुत पूर्वक इंपॉर्टेंट बात है। अवतल दर्पण के बेटा याद रखें, जो फोकस दूरी होती है वो बेटा क्या होती है, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक होती है। U दोनों दर्पणों में हमेशा क्या रहेगा बेटा? माइनस ही रहेगा। U का मान यानी वस्तु की दर्पण से दूरी हमेशा क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। अच्छा सर, उसके बाद सर F क्या V क्या होगा बेटा? देखो V 2 केस होंगे इसके पास, 2 केस। एक होगा बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? मैंने कल बताया था, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब, एक बेटा बनता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। दिख रहा है तुम लोग को? एक बार देख लेता हूं यार। हाँ दिख रहा है। ये बेटा आपका कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। बेटा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V का मान नेगेटिव, आभासी प्रतिबिंब के लिए V का मान पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी। रट लो। अवतल दर्पण में F नेगेटिव, U नेगेटिव हमेशा, V अगर वास्तविक तो नेगेटिव।
आभासी तो पॉजिटिव। इतनी बात समझ गए। अब बेटा उत्तल में क्या होगा, ध्यान दो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं बस। फोकस दूरी प्लस, यू हमेशा माइनस। उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं, उत्तल दर्पण यू माइनस। सर वी, यही केस। उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, हमेशा आभासी प्रतिबिंब। तो वी का नॉर्मल टाइम ज़्यादा होता समय में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। लेकिन ध्यान रखिए वास्तविक और किसका, वास्तविक और आभासी का। टीचर जब बोलता है तो आपको छुपा के पता चल जाता है, आपको समझ में नहीं आता। आभासी वास्तविक का ध्यान रखें। तो बेटा ये सूत्र लगाएंगे आप, इसकी सहायता से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, नोट कर लिया। अभी इस पर न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको कैसे करना है, अभी नोट कर लो इतनी बातें। अब बेटा तुम लोग को मैं ये नाटक समझाता कि ये दर्पण है, इसके इधर जितना कार्यक्रम होगा वो सब प्लस में आएगा, इसके इधर जितना कार्यक्रम होगा वो सब नेगेटिव में आएगा। ये जानकारी आपको काम ना आती, बहुत परेशान हो जाओगे इसे समझने में। जब 12th में आओगे समझ जाओगे। हाई स्कूल स्टैंडर्ड में इतना भी सीख लिया ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, परेशान मत हो। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर। मैं आपको अब कैसे बताऊँ, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए बालक कि होता क्या है, टफ तरीका होता है, सरल तरीका होता है। नॉर्मली बच्चे को क्या होता है, टफ तरीके से टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसे समझ में नहीं आता। एक बार समझ लो फिर आपको उस तरीका, वो भी तरीका समझने का प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ही से टफ करोगे तो कहाँ आ जाएगा, तंबू नहीं आएगा। तो तंबू नहीं आएगा तो फिर ध्यान रखें, मिटा दे, मिटाते हैं। बेटा अगला शब्द है रेखीय आवर्धन। इतनी बार पूछा गया, हम बोर्ड का एग्जाम दिए थे तो हमसे पूछा गया था रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो हम तुमको समझाया दे रहे हैं, समझो। रेखीय आवर्धन क्या होता है, जो बता रहे हैं आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन 2-2 नंबर बहुत आते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में आएंगे, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होम एग्जाम आल्सो। ठीक है, रेखीय आवर्धन देखो, रेखीय आवर्धन आवर्धन है ये। देखो बालक, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सर आवर्धन क्षमता आती है, वो भी यही है। वस्तु की लंबाई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अनुपात कहना थोड़ा उचित है लेकिन मतलब ध्यान रखिए, हमने कहा कि रेखीय आवर्धन का डिफाइन करना है तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे आप, रेखीय आवर्धन कहते हैं। सर सूत्र बताइए। रेखीय आवर्धन को दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, I/O। सर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, वस्तु ये है प्रतिबिंब, ये क्या बेटा प्रतिबिंब, ये क्या बेटा वस्तु। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, इसको कहते हैं बेटा यहाँ पर v/u, वो भी किसमें, माइनस में। तो बेटा ये होता है आपका रेखीय आवर्धन का कंसेप्ट। ठीक है, रेखीय आवर्धन का कंसेप्ट। रेखीय आवर्धन आता है, जितना बताया उतना लिख देना और ये फॉर्मूला लिख देना, बस आपके नंबर फिट। तो रेखीय आवर्धन की बात समझ में आपको आ गई। जितना बता रहा हूँ उतना पहले नोट्स बना लो, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमारे पास तरीके आएंगे। अभी जैसे आपके नोट्स के पर्पस से मैं बता रहा हूँ आपको रेखीय आवर्धन क्या है, इतनी बात आप लिखेंगे हमेशा। समझ गए पूरी बात। ठीक है, रेखीय आवर्धन पढ़ा दिया मैंने आपको, दर्पण के उपयोग बता दिया मैंने आपको, यूवीएफ में संबंध बता दिया मैंने, उस दिन संबंध बताया था बेटा एफ व आर में संबंध, आज बताया यूवीएफ में संबंध। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर। रेखीय आवर्धन पूछा था, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, कॉपी खोल के देना। सब 2-2 नंबर में भरमार है इन क्वेश्चंस की। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मैंने आपको सेपरेटली बताया तो याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सर दर्पण से रिलेटेड हमने इतनी बातें सीख ली सर, और कुछ भी है, हाँ अभी आगे बताता हूँ। लेकिन देखो बेटा अब एक न्यूमेरिकल कैसे आता है। मान लो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे नहीं लिखे, क्वेश्चन थोड़ा बनाते हैं। क्वेश्चन बनाए बस फॉर्मेट ही समझिए इसका, मतलब तुम्हें फॉर्मेट आ जाए। एक तरीके से समझा रहा हूँ, अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक, क्या लिखा, अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो
प्रतिबिंब प्रतिबिंब की गणना कीजिए। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन मैंने देने का प्रयास किया है। क्वेश्चन सही है, ठीक है, चलो देखते हैं हम। अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण कौन सा बेटा, पहले फोकस करो, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर बेटा, 5 सेंटीमीटर। मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया गया होगा। अवतल दर्पण से यहाँ पर बेटा ये दूरी, अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर मान लो। कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये मतलब u, मतलब यहाँ पर u बराबर बेटा क्या दिया, माइनस का कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक, u हमेशा माइनस होता है। अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई, यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी मतलब f कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सर यहाँ तो अवतल दर्पण है और आपने कहा था अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, तो बेटा क्या लगा लेंगे यहाँ पर, माइनस लगा लेंगे। ठीक, गणना किसी करनी बेटा, प्रतिबिंब की। ये है हमारा क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 1 बराबर f अगर देखते हैं तो 1/v माइनस 1/वॉट, सॉरी प्लस 1/u। ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा होता है सूत्र। ठीक, ये तुम्हारा सूत्र होता है। अब ये हमारा सूत्र होता है, तो हमें f दिया है सर, u दिया है, हमें v निकालना है, तो फॉर्मूला बदलना पड़ेगा बेटा। इसको यहीं रखो और एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, 1/v बराबर 1/f। ये इधर जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा 1/ माइनस, ये हो जाएगा u। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा। इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट करो आके। देखो इधर 1/f, सॉरी f तो हमें दिया है ना, तो हमें निकाला क्या, v। तो बेटा 1/v बराबर 1/f। f कितना है बेटा, माइनस का 10। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस लगा है, इसे ब्रैकेट में लिखोगे क्या, लिख लो मन तुम्हारा। उसके बाद u, सर u भी हमारा माइनस में है, माइनस का कितना बेटा, 5, इसको माइनस में लिखेंगे। ये सिंबल माइनस, ये ना सोचना कि ये माइनस लगा तो इसको हटा दो, फेंक देंगे नाले में उठा के बेटा। 1/, ये माइनस का 10, ये माइनस ब्रैकेट खुलते ही क्या हो जाएगा, प्लस का, ये कितना हो जाएगा, 5। समझ पा रहे वाली बात, ज्यादा जब परेशान न हो, तुम लोग समझो। u का मान 5 है, तुमने u की जगह पे, u की जगह u है, u का मान 5, तो u की जगह मैंने क्या रखा, 5। u की जगह क्या रखा मैंने, 5। f का मान 10 है, तो मैंने f ये क्या रखा, 10 बटे क्या, v। यहाँ पर 1/v चल रहा है, 1/v चल रहा है साथ में। अब सर यहाँ 10 है, यहाँ 5, एलसीएम लेना आता है, नहीं आता। हम ट्रिक बताते, सुनो। यहाँ 10 है, कितना है, 10। एलसीएम मतलब दोनों बराबर बराबर हो, ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। इसको 10 करने के लिए तुम क्या करोगे, सर हम इसको 2 से गुणा कर ले, कर लो। अगर 2 से गुणा करोगे तो ये भी कितना हो गया बेटा, 10। लेकिन नीचे 2 से गुणा करो तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ता है। ये बात बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती। देखो बेटा, हमें इसको 10 करना है, हमें इसको किसी न किसी प्रकार 10 करना है, तो हम इसको 2 से गुणा किए। जितना नीचे से गुणा किया जाता है उतना ऊपर करना पड़ता है, 10 से 2 से गुणा कर दिए सर। ठीक है सर, तो क्या बन जाएगा बेटा, -1/10 प्लस बेटा 2 ही करना, 2 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे 5 दूनी 10। सर हमारे पास ऐसा आ गया। अब सही है बेटा, बिल्कुल तुम्हारे पास ऐसा आ गया ना, पैसा आ गया। बालक देखो, ये दोनों 10 है, तो नीचे एलसीएम कितना आएगा बेटा, 10। दोनों में से एक को कॉमन, मतलब तुम बच्चे क्या करते हैं, 20 कर देते, 20 नहीं करना है, कोई एक ही बात करनी है। नीचे लिख दिया मैंने। ऊपर सर कितना है, माइनस का कितना है बेटा, माइनस का 1, प्लस का कितना बेटा, 2। अब यहाँ पर 1/v इतना आ गया। अब अगला स्टेप देखोगे 1/v, तो बेटा माइनस का 1 है, प्लस का, माइनस का 1 है तो प्लस का, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 बचेगा। माइनस का 1 से घट जाएगा, बचेगा तभी प्लस का 1। बेटा क्या बचेगा, अब 1/10। अब ये माइनस सिंबल हट गया। अब जैसे ही बेटा रेसिप्रोकल करोगे, v ऊपर हो जाएगा तो 10 भी क्या हो जाएगा, ऊपर। अब रेसिप्रोकल तो करना होता है, इसको इधर से इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ई बाबा इधर, ई बाबा इधर, तो v बराबर 10 आ जाएगा। यानी v बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया। अगर बेटा v की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर v की वैल्यू प्लस आ रही है, यानी प्रतिबिंब कैसा बना होगा, आभासी, क्योंकि v तभी प्लस आता है जब आभासी प्रतिबिंब हो। मैंने यहाँ पर बताया था, पीछे बात देखो जाके। तो इस न्यूमेरिकल से ये बात आपकी कंफर्म हो गई कि हमको ऐसे सॉल्व करना। साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोग को। हाँ तो किए तो यार, साफ ही साफ है, तुम लोग को दिख तो गजब रहा होगा। नोट कर लियो, नहीं नोट कर लियो, वैसे नोट कर लो, आराम से रुक जाओ, नोट कर ले, पॉज करो वीडियो, नोट करो, ठीक है। तब तक हम आपको दूसरी बात समझाते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपको न्यूमेरिकल पर्पस समझाने का। अभी एक क्लास न्यूमेरिकल्स की भी लेंगे हम,
लेकिन अभी अभी कितना न्यूमेरिकल बताया, समझ ध्यान में रखिए इसको। मिटा दो बेटा, अभी जाते समय आपको दे दूंगा न्यूमेरिकल। बेटा आप ध्यान रखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपरावर्तन। प्रकाश का अपरावर्तन, प्रकाश का अपरावर्तन बेटा। मिटाते बेटा इसको, ठीक है, ये भी मिटा दे, ये भी मिटा दे रहा हूं। अब समझेंगे प्रकाश का अपरावर्तन। अब बेटा प्रकाश का अपरावर्तन क्या होता है समझो। देखो बालको, हमने आपको बता दिया प्रकाश का परावर्तन, बहुत छोटे छोटे शब्दों में मैंने चीजों को सब समराइज करके तुम्हें समझाया है। पेपर में देखो बेटा, हमारा टारगेट बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाना है, आपको ज्ञानी बनाना नहीं, शायद यही सच है। क्योंकि हम अगर आपको ज्ञानी बनाने लग गए ना तो भी दिक्कत आ जाएगी। आपका बोर्ड बनाने की जिंदगी, मतलब मार्कशीट बनाने के लिए आपके पास 2-4 महीने होते हैं, 2-4 महीने होते हैं। नॉलेज प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, जितना पाओ उतना ज्ञान अर्जित करो, लेकिन नंबर पाने के लिए आपका समय बहुत कम होता है। इसलिए आप इस समय इस बात पे फोकस करिए कि आपको कम समय में वो कंटेंट कैसे मिलेगा जो हम पेपर में लिखेंगे। इसलिए हम उतना बता रहे हैं जितना पेपर में लिखना है आपको। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना तो पढ़े, नहीं तो फेंक देंगे नाली में उठा के। अगर कहीं गए पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो वरना फिर भी पढ़िए। अब पढ़ेंगे बेटा प्रकाश का अपरावर्तन। क्या बेटा? प्रकाश का अपरावर्तन ई का होता है भाई। बेटा देखिए, दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ से ऊपर लिखत नहीं दिए ज्यादा, हाँ दिख तो रहा है बालक। प्रकाश का अपरावर्तन ई का होता, समझो बेटा। देखो उ दिन बताए थे कि प्रकाश ये पेंटेड सरफेस एकदम टकलिया की तरह, टकले की तरह टक टक लाइट टकराई और वापस चली गई, जैसे आई वैसे गई। यहाँ पर लंबे लंबे लंब डाल दिए। अब मसला ये है, लाइट जैसे आई वैसे चली गई, इसको परावर्तन बोलते हैं। अब मान लो जैसे आई वैसे ना गई। मान लो कि एक आदमी था, है वो ऐसे से जंप कर रहा था भाई गुब्बारे पर, अचानक किसी ने गुब्बारे को फाड़ दिया भाई। ऐसे ऐसे कर रहा था, जंप कर रहा था भाई, रिफ्लेक्शन हो रहा, टाक टिंग। बस जैसे ही गैस निकली तो वो छलांग लगा, लेकिन घुसता चला गया। अब उसका परावर्तन नहीं हुआ, अब अपरावर्तन हो गया। मतलब ये है प्रकाश का अपरावर्तन क्या होता है। देखो इस परावर्तन होता है जो वापस हो जाए, जंपिंग जंपक गेंद दीवार में तो टक और टक और टक, गेंद तुम्हारे पास है और गेंद में गड्ढा, दीवार में गड्ढा मार सकते, गड्ढा उधर चली गई गेंद, तो वो परावर्तन ना हुआ, वो अपरावर्तन हुआ। समझ रहे हो? तो बच्चे ने अच्छा एक्सप्लेन किया था कल। ये एग्जाम्पल, एक बच्चा था नया आया था, उसका नाम है फैज के साथ एक और आया था, उसका नाम मैं भूल गया चलो ठीक है, आज पूछ लूंगा फिर से नाम उसका, फिर तो बताऊंगा। यार डिविलियर तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिविलियर तुम्हें समस्या हो तो बताना, जितने भी बच्चों को समस्या हो कोई बता दे। प्रिया, सुप्रिया और तेजस्विनी, कृष्णगी, जितने भी सभी बच्चे हैं, इन सभी को बताना पड़ेगा, सभी को बताना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आदित्य भी ध्यान दे, तुषार भी ध्यान दे। तुषार फोकस करता है, हम समझ रहे हैं इस बात को। तुषार इसका पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तुषार धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ेगा। कम आता तो क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे सीख तो जाएंगे, है कि नहीं तुषार? है हाँ चलो। तो क्या होता है सर, प्रभाषा लिख दीजिए। देखो लिखो, जब ऐसे लिखता हूं मैं, ऐसे जब प्रकाश किरण किसी एक, अभी लिखना मत, अभी पहले पूरी लिखने तो मुझे भी पढ़नी पड़ती है, मुझे रटा थोड़ी नहीं रहता है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। परिभाषा एकदम समझो। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। साफो साफ दिख रहा होगा तुम लोग को, हाँ दिख तो रहा साफ साफ, ठीक है लिख लियो। अब बात आती है सर इसका चित्र बनाइए। देखो ये है, मान लो एक चित्र, नीचे भरो है पानी, नीचे भरो है पानी,
ठीक है, मान लो अब प्रकाश किरण धड़धड़ाती हुई आ रही, दौड़ती हुई, इनको यहाँ सीधी तक कीजिए, मूवी तरह हो गया मेरा, बड़ा स्पीड भाग रही लाइट। लाइट ऐसे आई, लाइट, ये लाइट ऐसे आई। अगर यहाँ पेंट लगा होता तो ऊपर चली जाती, लेकिन अब पानी भरा है तो लाइट थोड़ी सी, देखो जहां बेटा टकराए लाइट वहां पहले नॉर्मल डालो। क्या डालो बेटा? नॉर्मल। ठीक, अब क्या होती है, ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? मुड़ जाएगी। इसको जाना किस डायरेक्शन में चाहिए था? लाल इसके ढूंढ लो बेटा। हाँ, इसको जाना किस डायरेक्शन में चाहिए था बेटा? जाना सीधा चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपने मार्ग से। तुमको भेजे पापा कहाँ पर? कहे जाओ टमाटर ले आओ, आलू ले आओ, पूरी ले आओ, कचौरी ले आओ, और तुम्हारे पास पैसा जैसे जेब में आया, जेब कुनकुनाई तुम्हारी, तुम गए भैया अपने दोस्त के साथ, सिद्धार्थ को लेके चले गए, तुम्हें लेकर गए, हमारे तो कोल्ड ड्रिंक पिया, समोसा खाए, पापा कुछ लिए भेजे थे, वे भूल गए, हमको काहे लिए भेजे थे। फिर अचानक तुमको याद आएगा, फिर पापा तुमको घर में सूद देंगे, तब समझ में आएगा। यही होता है, तो वही होता है, विचलित हो गए थे तुम दोस्त के चक्कर में। अब सिद्धार्थ जैसा दोस्त मिलेगा तो तुम विचलित हो ही जाओगे, है। तो मसला ये है, लाइट जब ऐसे जा रही थी तो अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई, और इस विचलन को ही क्या बोल दिए हम? प्रकाश का अपरावर्तन हो गया। परावर्तन वहां पर लौट जाओ, अपरावर्तन घुस जाओ, ऐसे न लिख देना तुम लोग, बता रहे हैं हम बस। ठीक है सर, समझ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा बालक, यहाँ अच्छा एक बात बताओ, ये प्रकाश एक माध्यम, ये बेटा माध्यम नंबर 1 समझो, ये क्या है? माध्यम फास्ट, जैसे नॉर्मली हम इसको वायु मान लें, क्या मान लें बेटा? वायु। ये है बेटा माध्यम सेकेंड, जिसे क्या बोलते हैं? जल मान लें, क्या मान लें बेटा? जल। ठीक है, ठीक है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब वायु से आदमी जल में गया तो ये मुड़ा क्यों? सीधा काहे नहीं गया? उत्तर बताओगे तुम लोग? सर आता तो नहीं है, लेकिन बता देंगे, फेंक देंगे तुमको नाले में उठा के भी हम, आता नहीं बता देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया के देखो कैसे हाथ, देखो ये देखो, देखो बालक, जैसे तुमको हम दौड़ाएं, कहें एक दीवार सामने खड़ी है, तुमको बहुत स्पीड में दौड़ा दें आंखें बंद पट्टी बांध के, और दीवार से जैसे टकराओगे वैसे दिशा तुम्हारी मुड़ जाएगी। हो सकता है तुम्हारी दशा भी बिगड़े, लेकिन दिशा जरूर बदल जाएगी तुम्हारी। वैसे ही प्रकाश के साथ होता है कि बेचारा दौड़ता हुआ धड़धड़ाते हुए चला रहा, सिंह जैसे यहाँ पहुंचा, माध्यम पानी से टकरा गया, और जैसे टकराया इसका वेग कम हो गया, इसका वेग कम हो गया, इसलिए क्या होगा? मुड़ गया। तो बेटा जब तुम लड़के मुड़ सकते हो तो प्रकाश की कादम, प्रकाश भी वही करेगा। तो बेटा मुड़ता इसलिए है कि जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका वेग कम हो जाता है, और इस वजह से ही प्रकाश मुड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखें, अगर रीजनिंग प्रश्न पूछे तो उत्तर दे देना। ठीक है बालक, इतनी बात समझा दिए हम। अच्छा तो बालक यहाँ जो कोण बना उसे आई कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो कोण बना बेटा उसे क्या कहते हैं? आर। कुछ बच्चे यहाँ कोण बना देते हैं, पजामो हमेशा इनके बीच में कोण बनता है, ठीक है। ये क्या है बेटा? आर। इसे सर क्या बोलेंगे? किरण कौन सी बेटा? ये आपतित किरण, वही काम, आपतित किरण है ये सर। ये परावर्तित हद, ये है कौन सी? परावर्तित वापस जाती है, ये है अपरावर्तित किरण। कौन सी? अपरावर्तित किरण। कौन सी? अपरावर्तित किरण। ये कौन सी बेटा? आपकी अपरावर्तित किरण, ठीक है। ये अपरावर्तित किरण है बेटा, ठीक है। अब हम समझेंगे, ये डायग्राम बना लिया, तो डायग्राम तो दिख रहा होगा तुम लोग के साफ साफ। हाँ प्रयास तुम सही किए हैं वैसे बनाने का, बाकी बुक में भी अच्छा बना लीजिएगा उसमें। ये बेटा क्या है? अभिलंब। ये क्या है बेटा? अभिलंब, अभिलंब बेटा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका क्या? प्रकाश का अपरावर्तन, इसे नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा अपरावर्तन के नियम, ठीक है बेटा। इसको 1 2 3 देखो, देखो ऑनलाइन का जमाना आ गया बेटा। एक दादी थी, वो हमसे ये बात कहती थी, बच्चा ये बात बताओ, ये कौन सी लाइन है जिस पर सब लोग व्यस्त रहते हैं? वो सिद्धार्थ की दादी थी, वो यही कहती थी कि कौन सी लाइन है। तो हमने कहा भैया वो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन है जिस पर सब लोग व्यस्त रहते हैं। तो समझ में आया ना, ये लाइन के विषय में जानकारी होनी चाहिए आपको। बालक आप समझेंगे, हम लोग क्या समझेंगे? हम समझेंगे हाँ, अपरावर्तन के नियम, अपरावर्तन के नियम, अपरावर्तन के नियम। देखो बेटा पहला नियम क्या है? बोल दे रहा हूं, लिख लो।
आपतित किरण यानी आने वाली किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया, ठीक है, नोट कर लिया। दूसरा नियम लिखिए बेटा, आप दूसरा नियम लिखिए बेटा, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपरावर्तन अपरावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है, एक नियतांक है, ठीक है। मतलब लिख सकते हो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, नियतांक, ठीक है। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? साइन आई बटे साइन आर, ये बेटा आपके पास नियतांक आ गया। तो बेटा ये आपका प्रकाश का अपरावर्तन हो गया। अब ये किसमें होता है, ये माध्यम क्या होता है सर? अभी आप वायु जल लिखे थे, सबका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? हम लोग इस विषय में डिस्कस करेंगे किस पे? हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये 25 मिनट का वीडियो हो ही गया होगा। आपको जितनी बात एक्सप्लेन करनी थी वो अपनी कॉपी में नोट्स बना लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बेटा बच्चों वाला वीडियो जरूर देख लेना तुम लोगों ने। BWC का स्टोरी मैंने डाला है, वो देख के कमेंट करके शेयर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। सभी बच्चों के साथ सबकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, टाटा बाबी। और हाँ बात एक बात बता देता हूँ कि 4 सितंबर को एक बड़ा कंपटीशन है जिसमें 100 जीएस के क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीएस के क्वेश्चन आएंगे। जीके में जनरल नॉलेज, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सब बातें क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 100 नंबर टेस्ट होगा। जीतने वालों को बड़ा सा प्राइज और मनी प्राइज और मेडल मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को। तो गेट रेडी फॉर दैट। अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो हमें बताए कमेंट बॉक्स में। ओके टाटा बाय बाय।